हेलो दोस्तों, आज कुछ हम इकोनॉमी के बेरोजगारी चैप्टर के कुछ सवाल देखने का काम करेंगे जो आगामी बीपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित अनियमित मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन है सभी अनियमित मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार है। सभी अनियमित मजदूर नियमित कार्य समय में समोपरि भुगतान के हकदार है। सरकार अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। इसका राइट आंसर डी, पूरा पूरा ऑप्शन इसका सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या देखिए, जनवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने पवन हंस लिमिटेड बनाया एविएशन कर्मचारी संगठन बाद में निर्णय दिया था कि एक नियोक्ता संविदा अस्थायी कर्मचारी के बीच अंतर नहीं कर सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्णन उपबंध अधिनियम 1952 के तहत अनियमित कर्मचारी भी सामाजिक सुरक्षा लाभों के हकदार है। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम को सामाजिक सुरक्षा संहिता के 2020 के अन्य 8 कानूनों के साथ समाहित कर दिया गया था। कथन एक सही है। अगला है दिया हुआ है कि मजदूरी संहिता 2019 के धारा 13 और 14 में समान कार्य दिवस के कार्य के घंटे का निर्धारण और सर्वोपरि भुगतान का प्रावधान है। मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 में मजदूर संदाय अधिनियम 2017 के माध्यम से संशोधन किया गया, जिसके तहत नियोक्ता को कर्मचारी के सिक्कों या करेंसी नोट्स चेक द्वारा कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा करके वेतन भुगतान की अनुमति दी गई है। इसके तहत चेक द्वारा या कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा करके भुगतान करने की स्थिति में कर्मचारी लिखित अनुमति देने के संबंधी शर्त हटा दी गई। हालांकि केंद्र या राज्य सरकार कुछ विशेष औद्योगिक या अन्य स्थापना को निर्देश दे सकती है जो नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को केवल चेक द्वारा या कर्मचारी बैंक खाते में जमा करने के माध्यम से वेतन भुगतान करना होगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल करियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के विचार दीजिए। नेशनल करियर सर्विस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार द्वारा एक उपक्रम है। नेशनल करियर सर्विस देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर संवर्धन के मिशन के रूप में प्रारंभ किया। इसका आंसर दिया हुआ है 9 तो 1 और 9 ही 2। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नेशनल करियर सर्विस NCS परियोजना एक मिशन मोड परियोजना के रूप में भारत को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। देखिए क्वेश्चन पूछ देता है कि इसके द्वारा किस मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। यह पोर्टल मुख्य रूप से युवाओं के आकांक्षाओं के साथ अवसरों को जोड़ने के लिए विकसित किया गया। यह पोर्टल नौकरी चाहने वाले नौकरी प्रदाताओं, कौशल प्रदाताओं, कैरियर सलाहकारों आदि के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है। अतः दोनों कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने को प्राप्त है। इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन डी, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह नाम 2 अक्टूबर 2009 को मिला है। इसके पूर्व यह मनरेगा के नाम से जाना जाता था, जिसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। यह योजना भारत के बिना वर्गीय भेदभाव के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिवसों की गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करती है। इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतों को मुख्य भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी के उस समय विद्यमान कही जाती है जब ऑप्शन ए, किसी डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार वेतन और कार्य नहीं मिलता। ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुरूप काम नहीं मिलता। लोग प्रचलित मजदूरी के दर से कम मजदूरी पर कार्य करते हैं। प्रचलित मजदूरी के दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। इसका आंसर डी है, प्रचलित मजदूरी के दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। रोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी दर के काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर राइट आंसर है 1 और 2 है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा का उद्देश्य किसी वित्तीय वर्ष को प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वैसे सभी वयस्कों सदस्यों को अकुशल श्रम के लिए तैयार और 100 दिनों के रोजगार, जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान करता है। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किए गए।
मनरेगा के अंतर्गत आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया, दैनिक बेरोजगार भत्ते का अधिकार होगा। बेरोजगारी की समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि, इसका राइट आंसर दिया हुआ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली संख्या बढ़ती है। देखिए आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर प्रवासन में पलायन के बारे में सर्व प्रमुख कारण है। ऑप्शन बी भारत में, इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों प्रवासन मुख्यतः गाँव में बेरोजगारी के उच्च स्तर के कारण ही होता है। विकल्प में दिए गए अन्य दोनों कारण ग्रामीण शहरों का पलायन प्रशासन की जिम्मेदार कारक है परंतु सर्वप्रमुख नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत की उच्चतर शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर तीनों है। व्याख्या देखते हैं। भारत में शिक्षा पिरामिड बहुत ही नुकीला है जो दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा का स्तर बहुत कम लोग पहुंच पाते। यही नहीं, शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर भी उच्चतम है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्राप्त युवाओं को वर्ष 2011-12 में बेरोजगारी दर 19% थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कदम बेरोजगारी दर को परिभाषित करता है। इसका राइट आंसर डी दिए हुए थे। इसका व्याख्या देखते हैं। बेरोजगारी दर की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि लोगों की संख्या में जो काम करने के इच्छुक है किंतु काम नहीं करते, में लोगों की कुल संख्या के काम करने के इच्छुक है काम करते से भाग देकर भागफल द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है प्रभावी मांग पर। जॉन मेनार्ड किन्स रोजगार सिद्धांत प्रतिपादन वर्ष 1933 में अपने प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया था। इसके अनुसार बेरोजगारी प्रभावी मांग कमी के कारण उत्पन्न होती है जिसका समाधान रोजगार हेतु प्रभावी मांग को सृजन किया जाए। अगला सवाल, ये हमेशा पूछा जाता है, बहुत ही शानदार सवाल है। किसी एक किसान के पास 4 एकड़ भूखंड है और उसे अपने खेत के में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को निष्पादित करने 2 श्रमिकों की आवश्यकता होती है किंतु वो अपने परिवार के 5 से 10 कृषि कार्य में लगा था जबकि उसकी इनकी आवश्यकता नहीं। तो प्रयुक्त उदाहरण निम्नलिखित किस बेरोजगारी के संबंधित है। बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। यह हमेशा क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। झारखंड पीसी से भी पूछा हुआ है, बीपी से भी पूछा हुआ है। देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी में कुछ लोग को उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात इन लोगों को उस कार्य से हटा भी दिया जाए तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधिकांशतः भारत में कृषि में फैली बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी करते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा मौसमी बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। इसका राइट आंसर है किसी भी खास फसली मौसम में रोजगार प्राप्त हो। मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत कुछ लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त कर पाते हैं। कृषि पारिस्थितिक लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या का सामना करते हैं कि वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम होते हैं जब जुआई, बुआई, गहराई, निराई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर निर्भर लोगों का काम मिल पाता है। अगला क्वेश्चन, बेरोजगारी की वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था को मंदीग्रस्त होने की सूचक है। बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए देयता होते हैं। इसका राइट आंसर सी 1 और 2 है। देखिए इसकी व्याख्या देखिए, बेरोजगारी में अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर अहितकर प्रभाव पड़ता है, अतः बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था की सूचक है। यह उन संसाधनों की बर्बादी करती है जिन्हें सही ढंग से नियोजित किया जा सकता है। यदि मानव को संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सका तो स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के देयता बन जाएगा। ये क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। चलिए अगला, निम्नलिखित बेरोजगारी तथा वास्तविक जीडीपी के मन संबंध दर्शाता है। अंकुन का नियम देखिए, ये व्याख्या दी हुई है। अंकुन के नियम में इसके बेरोजगारी के वास्तविक जीडीपी नकारात्मक संबंध होते हैं। फिलिप्स वर्ग के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन सी, यह एक अस्थायी स्फीति बेरोजगारी मूलक संबंध होता है। देखो, मुद्रास्फीति और कम बेरोजगारी जैसे लक्षणों में केवल लघु आवधिक स्तर पर संबंध रहता है। अगला क्वेश्चन, फिलिप्स वर्ग के संबंध में किस कथनों पर विचार कीजिए। यह वक्र बेरोजगारी दर और स्फीति दर के धनात्मक संबंध को दर्शाता है। फिलिप्स वक्र सकारात्मक ढाल वाला होता है। यह वक्र दीर्घकालिक बेरोजगारी दर की स्फीति दर के भी संबंधों को बताता है। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। यह वक्र बेरोजगारी की दर और स्फीति की दर में विपरीत संबंध को बताता है।
यह ऊंची स्फीति दर के साथ कम बेरोजगारी को दर्शाता है। फिलिप्स वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, अतः अल्पकाल में बेरोजगारी की दर स्फीति के दर में संबंध को बताता है, दीर्घकाल में लंबवत हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था के ओवर हीटिंग लक्षणों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। मांग में त्वरित दीर्घकालिक बढ़ोतरी, दीर्घकाल में बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दिए हुए हैं। तो मांग में त्वरित और दीर्घकालीन बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था में बूम का लक्षण है। अर्थव्यवस्था ओवर हीटिंग के समय मांग के नीचे की ओर आने लगती है, कुल मांग में भी गिरावट होती है। जब मांग कम होती है तो उत्पादन भी कम होता है, उत्पादन की कमी से रोजगार सृजित नहीं होते, अतः बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। ऑप्शन ए समान स्थिति बेरोजगारी। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। वर्ष में अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में समान स्थिति बेरोजगारी का ये समानता सर्वेक्षण पहले एक वर्ष में आंकड़ों में अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत यदि व्यक्ति 365 दिन में 183 दिन तथा इससे अधिक दिन कर है तो उसे श्रम बल माना जाता है। यदि वह 183 दिन रोजगारग्रस्त नहीं तो श्रम बल से बाहर माना जाता है। दूसरे शब्दों में समान स्थिति बेरोजगारी दीर्घकालिक बेरोजगारी संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमेशा योजना से सवाल आते ही रहते हैं। इस योजना के अंदर 1859 आयु को ग्रामीण समय इस योजना का कार्यान्वयन का नोडल निगम LIC है। 1 और 3 आंसर। चलिए इस योजना के बारे में जानते हैं। इस योजना का घोषणा बजट 2019 में अंतर्गत की गई। ये छोटे खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिए पेंशन योजना है। कोई भी दुकानदार खुदरा व्यापारी जो GST तहत पंजीकृत है, इसका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ है, तो इस योजना को आवेदन कर सकता है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के आयु व्यापारी शामिल हो सकते हैं, तो 2 सही नहीं है। इस योजना के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी जीवन बीमा LIC है। अगला क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं, भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। तो वर्ष में अधिकांश से बेरोजगार में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में दैनिक स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। आंसर डी 9 तो 1। भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़ों राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण कार्यालय NSS द्वारा जारी किए जाते हैं। एक वर्ष में अधिकांश से बेरोजगारी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को समान स्थिति में बेरोजगारी कहा जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम ज्योति कार्यक्रम में सम्मिलित योजनाएं है। डी समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, सार्वभौमिक खाता संख्या, आकस्मिक निरीक्षण योजना, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 16 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम जयंती कार्यक्रम शुरुआत की। इस कार्यक्रम के अंदर 5 उप योजना आरंभ की गई। समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, सार्वभौमिक खाता संख्या, आकस्मिक निरीक्षण योजना, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्वैच्छिक सावधि अनुदान आधारित पेंशन प्रणाली है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति शामिल होते हैं। ऑप्शन बी 2। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अटल पेंशन योजना स्वैच्छिक आवधिक अनुदान आधारित पेंशन प्रणाली। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में 1000 से 5000 मासिक पेंशन ले सकता है। यह अंशदान पर निर्भर है। यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति को शामिल हो सकता है। कथन 2 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आदेश अल्प बेरोजगार की स्थिति में व्यक्तियों को काम करने के समान घंटों से कम काम मिलता है। देश अल्प रोजगार की स्थिति में व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य मिलता है। इसका राइट आंसर न तो 1 न तो 2। देश अल्प रोजगार की स्थिति में व्यक्ति को उनकी योग्यता से बहुत निम्न स्तर पर कार्य मिलता है, जैसे 1 MS पास व्यक्ति के चपरासी का काम करना पड़े। देश अल्प रोजगार की स्थिति में लोगों को काम करने के समान घंटों में कम काम मिलता है। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी औद्योगिक ढांचे को पिछड़ेपन और पुरानी उत्पादन तकनीक के कारण होती है। संघर्षात्मक बेरोजगारी उत्पादन प्रक्रिया प्रौद्योगिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। देखिए व्याख्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के औद्योगिक ढांचे में पिछड़ेपन, सीमित पूंजी, पुरानी उत्पादन तकनीक आदि के कारण होती है।
संघर्षात्मक बेरोजगारी उस समय विशेष के दौरान उत्पन्न होती है जब श्रमिक की उत्पादन प्रक्रिया दूसरे उत्पादन प्रक्रिया की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन के दौरान श्रमिक कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाता है। इसे संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अर्थव्यवस्था में आर्थिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन उत्पादन प्रक्रिया के प्रौद्योगिक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। कथन 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चक्रीय बेरोजगारी के समय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रीय बेरोजगारी मुख्यतः अर्थव्यवस्था के चक्रीय उतार चढ़ाव एवं व्यापार चक्र से संबंधित है। चक्रीय बेरोजगारी सामान्यतः अस्थायी प्रकृति की होती है। इस ऑप्शन आंसर दिए हुए हैं केवल 1। चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव और व्यापार से चक्र संबंधित होती है। आर्थिक तेजी के दौरान आर्थिक गतिविधियों का स्तर ऊंचा होता है। इसकी परिणामस्वरूप रोजगार की मात्रा बढ़ जाती है। चक्रीय बेरोजगारी सामान्यतः अस्थायी प्रकृति की होती है। आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि के होने के परिणामस्वरूप बेरोजगारी समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों की संख्या को श्रम बल कहते हैं। दूसरा है ऑप्शन, श्रम बल की भागीदारी दर प्रति 100 व्यक्तियों में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या होती है। इसका राइट आंसर, निम्नलिखित कथन में से कौन कथन सही है, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर दिया केवल 1। इसलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। श्रम बल से अभिप्राय व्यक्तियों की उस संख्या से है जिसमें वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के योग्य एवं इच्छुक है। तो कथन 1 सही। श्रम बल भागीदारी के प्रति 1000 व्यक्तियों को श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि? राइट आंसर, यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से की गई, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम संसद सितंबर 2005 में पारित हो गया था। 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया था। इस प्रकार यह रोजगार की योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। अगला सवाल योजना से, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का संचालन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रति माह 5000 की निश्चित पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका संचालन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रति माह 3000 की निश्चित पेंशन मिलेगी। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। समान स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। इसकी व्याख्या है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जो समान स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। इसमें समानता सर्वेक्षण से पहले 1 वर्ष के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति 365 दिनों में 183 दिन या इससे अधिक रोजगार नियोजित है, इसे श्रम बल माना जाता है। यदि 183 दिनों में रोजगाररत नहीं है तो उसे श्रम बल से बाहर माना जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 7 सितंबर 2005 को पारित हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले देश के 200 चुनिंदा जिलों में इसका शुभारंभ किया गया। 2 अक्टूबर 2009 में इसका पुनः नामकरण किया गया। इसका नया नाम मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम रखा गया। मनरेगा भारत के ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ट्राइसियम योजना का प्रारंभ वर्ष 1979 में ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। निम्नलिखित युगों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी, ग्रामीण रोजगार। SJSRI स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शहरी रोजगारों तथा अल्प रोजगारों
को स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार प्रदान करने को उत्साहित करने के लिए है। अगला क्वेश्चन क्या है, मनरेगा के सकारात्मक परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, श्रमिकों के सौदेबाजी शक्ति में कमी, शहरों की तरफ प्रवासन में कमी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। केवल 1 तथा 3 सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मनरेगा का प्रारंभ 2006 में किया गया था। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीणों के जीवन के स्तर में सुधार लाना था। इस योजना में 10 साल पूरे होने तक लगभग 3 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें ग्रामीण गरीबों को क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई तथा शहरी की तरफ पलायन कमी आई, परंतु इस दौरान श्रमिक की सौदेबाजी शक्ति में बढ़ोतरी हुई। ट्राइजेम में कार्यक्रम है, क्वेश्चन है ग्रामीण विकास का। ट्राइजेम देखते हैं। ट्राइजेम का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना को 1979 में लॉन्च किया गया। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके स्वरोजगार के लिए कुशल बनाना है। इसका उद्देश्य देख लीजिए, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके स्वरोजगार के लिए कुशल बनाना है। इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं में 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग बेरोजगारी की समस्या को निदान करना था, लेकिन आज तक बेरोजगारी की समस्या को निदान कोई भी सरकार नहीं की है। हमेशा बेरोजगारी मुद्दा रहा है देश में। शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य ये सब विषय रहे, लेकिन सरकार इस पर काम नहीं करती। ज़्यादातर राजनीति और चुनाव के समय धर्म और जाति पर ही चुनाव होते हैं। चलिए यही सब था क्वेश्चन बेरोजगारी चैप्टर से, जो बहुत महत्वपूर्ण थे। आप लोग देख लिए होंगे, देखने का प्रयास कीजिएगा। शुक्रिया।